मीडिया को हमेशा अपोजिशन का साथ देना चाहिए, लेकिन आपको भी चिंता होनी चाहिए क्योंकि यूट्यूबर्स वो आपसे आगे भाग रहे हैं, लेकिन यहाँ पर तो पॉलिटिकल पार्टी या सरकार के डोनेशन पे भी चलते हैं चैनल्स। तो एक तरफ तो आप गरीबी हटाने की बात कर रहे हैं और वहीं दूसरी तरफ आपको राशन देना पड़ रहा है। नमक आ रहा था, बीजेपी को वोट मिल गया, चना आउट हो गया। बीजेपी ने सरकार बना ली, रिफाइंड तेल बाहर हो गया। यूपी ने सरकारें बनाई हैं दिल्ली की और यूपी बनाता आया है। आज यूपी को मिल क्या रहा है? दिल्ली की सरकार ने अगर एक भी यूपी को एक्सप्रेसवे दिया हो तो बताइए, आप बताइए, अगर एक एक्सप्रेसवे मिला हो। समाजवादियों की सरकार बन गई थी, बस छीन ली बीजेपी ने। केवल एक ही चीज हमें यूपी में दिखाई दे रही है कि साड़ बिना लिफ्ट के छत पे चढ़ जा रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल, आपके साथ मैं हूं अंजना। इंडिया गठबंधन वाया यूपी, क्या यूपी से रास्ता निकलेगा मोदी जी को हैट्रिक से रोकने का? क्या अखिलेश जी ये रास्ता निकालेंगे विपक्ष के लिए? जैसा कि आपने कहा कि यूपी से रास्ता निकलेगा, यूपी से ही रास्ता निकलेगा। जो नारा समाजवादियों ने दिया है कि 80 हराओ भाजपा हटाओ, और इसके साथ साथ इंडिया गठबंधन का जो समाजवादियों की रणनीति है वो पीडीए है। इस बार एनडीए की हार पीडीए से होगी। वो तो कह रहे हैं मोदी की गारंटी अब चलेगी। कर्नाटका में कांग्रेस ने गारंटी शुरू की, अब वो कह रहे हैं मोदी की गारंटी पर जनता भरोसा करती है। इसका क्या काट है आपके? देखिए, बीजेपी दूसरे का नारा, दूसरे की अच्छी चीज को अपनाने में बहुत समझदार पार्टी है। अगर उनकी गारंटी है तो बीजेपी की ये भी तो गारंटी है, महंगाई की गारंटी है, बीजेपी की बेरोजगारी की गारंटी है, बीजेपी की डीजल पेट्रोल की महंगाई की गारंटी है। आपके किसान को जो गारंटी का वादा किया था कि आय दोगुनी हो जाएगी, क्या वो गारंटी पूरी हो गई? आपने किसानों को जो और सुविधाएं देने की बात कही थी कि फसल बीमा से आपको लाभ मिलेगा, क्या वो गारंटी बीजेपी की पूरी हो गई? तो सवाल यह है कि गारंटी कौन सी गारंटी? बीजेपी अगर है तो महंगाई की गारंटी है, चीजें बिकने की गारंटी है। आपके जो पीडीए के लोग हैं उनके साथ धोखे की गारंटी है। दिखाएंगे कुछ, देंगे कुछ, होगा कुछ। महिला वोटर्स में इस बार मध्य प्रदेश में खास तौर पर अगर आप देखें तो एक राइज है लगभग 3-4% का, और ज्यादा वोट लगभग 46% वोट्स महिलाओं का 50% के बीच में 46 to 50 बीजेपी को गया है और 6-7% पीछे कांग्रेस है। महिलाओं का वोट बीजेपी को क्या जिता रहा है? क्या वो डिसाइसिव है? नारी शक्ति वंदन अधिनियम के साथ क्या एक मार्ग बनाया गया है? लाडली बहना स्कीम्स, इन सब की काट कैसे मिलेगी? देखिए, एनसीआरबी के आंकड़े अगर हम देख लें तो सबसे ज्यादा अन्याय महिलाओं के ऊपर हो रहा है, चाहे वो मध्य प्रदेश हो चाहे उत्तर प्रदेश हो। ये जो मुद्दा है लाडली बहना, नारी बंधन, तो हमने उत्तर प्रदेश में देखा। डायल 100 की बेटियों को आधी रात जब बारिश हो गई तो बाथरूम में बंद कर दिया। उन पे जो कंबल थे, कपड़े थे, वो छीन करके ले गए। ये नारी बंधन है इनका। और आज लखनऊ की राजधानी में जहां जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं, वो जीरो है कानून व्यवस्था, जीरो व्यवस्था है। आज ये बेटी के साथ क्या हुआ? ये जो बीजेपी अपना मैनेजमेंट कर लेती है कुछ, उसको कहती है कि महिलाओं का वोट हमें मिल गया है और उसकी वजह से हमारी जीत हासिल हो गई। समाजवादियों ने भी तो बांटा था और बीजेपी के नेता खुद कह रहे हैं कि अगर लाडली बहना की वजह से मध्य प्रदेश में वोट मिला है तो राजस्थान में किस मुद्दे पे वोट मिला है, छत्तीसगढ़ में किस वोट मिला है वोट, और फिर देख लिए वंदन उनका, देख लिए बीजेपी का फैसला, देख लीजिए। जिस मुख्यमंत्री ने लाडली बहना योजना चलाई, उन मामा का क्या किया? अगर आपकी स्कीम ठीक थी और आपकी स्कीम की वजह से सरकार बनी, तो जिसने स्कीम लागू की उसको क्यों सजा दी? वो कितना भी कहें टीवी पर, कितने भी कैमरे पे कहें, क्या उनकी दिल की बात कोई जानता होगा? वो कहते हैं हमारे लिए किसी एक व्यक्ति का दिल और उसकी शख्सियत से बड़ी पार्टी है, हम अब अगले चुनाव के लिए सोच रहे हैं। वो कह जरूर रहे हैं, लेकिन क्या गुजर रहा होगा उन पे वो वही जानते होंगे। आपको शिवराज जी की चिंता हो रही है, वसुंधरा जी की? मुझे उनकी चिंता नहीं है। हाँ। मुझे चिंता है कि बीजेपी को चिंता करनी चाहिए परिणाम से। एक बार मैं पीडीए पर वापस आपको लाना चाहती हूँ, क्योंकि पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक, एक सोशल इंजीनियरिंग जो आप करने की कोशिश कर रहे हैं, आपको लग रहा है अब उनका क्या है? सर देखिए, उन्होंने एक ब्राह्मण को मुख्यमंत्री बनाया राजस्थान में। ब्राह्मण मुख्यमंत्री कौन बना रहा है इस देश में? अगर आप देखें तो सामाजिक तौर पर, जाति के आधार पर कोई ऐसा रिस्क जल्दी लेता नहीं है। बहुत पहले यूपी में कांग्रेस ने कुछ बार लिया था। उसके बाद आप देखिए कि वो 2 उप मुख्यमंत्री बनाते हैं, एक राजपूत, एक दलित। यहां पर मध्य प्रदेश में आइए तो एक यादव को मुख्यमंत्री, ओबीसी को मुख्यमंत्री बना दिया उन्होंने मध्य प्रदेश में। छत्तीसगढ़ जाइए तो आदिवासी को, विष्णु साय को। ये जो सोशल इंजीनियरिंग उनकी है और ये जो पीडीए आपका है, इन दोनों में क्या फर्क है और कैसे ये आपको लगता है कि उस पर हावी हो सकता है? मैं एक सुझाव देना चाहता हूं आपको यहाँ पर।
वैसे तो आपका चैनल यूपी तक चल रहा है और आज तक भी चल रहा है। आपको एक नाम रखना चाहिए, पीडीए आज तक। आप बात नहीं समझे, उस बात को जाति के आधार पर मत सोचिए आप। जो कभी मंडल कमीशन ने जो अधिकार हक देने की बात कही थी, पिछड़ों को, दलितों को, आदिवासियों को, अल्पसंख्यक मुसलमान भाइयों को, और ऐसे अगड़ा भी है, आप भूलिए मत इस बात को। ये बात आप क्यों भूल जाते हैं आप कि इससे ऐसे अगड़ा भी है, आदिवासी भी है, अल्पसंख्यक मुसलमान भाई भी है। तो मैं जो बात कहना चाहता हूं कि आज नौकरियों में कहां है पीडीए? सवाल यह है, आप जब सरकारी संस्थाओं को हटा देंगे, बेच देंगे, तो संविधान ने जो अधिकार दिए हैं नौकरी के और रोजगार के, वो कहां है? आज जिस तरह से अन्याय हो रहा है, आप आंकड़े निकलवाइए एनसीआरबी के, सबसे ज्यादा पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यक भाइयों पर अन्याय हो रहा है। तो यह सवाल मुख्यमंत्री बनने का नहीं है। मुख्यमंत्री बन गए अच्छी बात है, लेकिन जो समाज है उसको क्या मिल रहा है? क्या नौकरी मिल रही है? क्या शिक्षा में उसको स्थान मिल रहा है? क्या उसके ऊपर अन्याय कम हो गया? आज भी अगर एनसीआरबी के आंकड़े हम ठीक माने तो वो तो इसी सरकार के हैं, मेरे आंकड़े तो नहीं है, मैं तो सरकार में नहीं हूं कहीं। सबसे ज्यादा महिलाओं पे उत्पीड़न, अन्याय कहां हो रहा है? वो कौन सी प्रदेश की सरकारें हैं? जो आज नौकरी से बिल्कुल दूर हैं, वो कौन से लोग हैं? आप कहते हैं कि घर घर नल, ठीक है, अच्छी बात है घर घर नल, लेकिन घर घर रोजगार भी तो बैठा है, उसको रोजगार कब देंगे आप? तो घर घर रोजगार मांग रहा है, रोजगार अब देना पड़ेगा बीजेपी सरकार को, और नहीं तो मतदान पड़ेगा उनके खिलाफ। पीडीए ही एनडीए को हराएगा। जब मोहन यादव को मध्य प्रदेश का सीएम बनाया गया है, तो अब ये चर्चा चल पड़ी है कि क्या जो यादव वोट बैंक है यूपी और बिहार का, क्योंकि इसको लेकर भी बिहार से भी प्रतिक्रियाएं आई, यूपी से भी आई, उस यादव वोट बैंक पर ही बीजेपी सेंध मारने की एक कोशिश कर रही है। आपको लगता है फिसल सकता है? मैंने आपसे कहा कि पीडीए ही एनडीए को हराएगा, और क्योंकि आपने मुख्यमंत्री जी जो बने हैं, मैं उनको बधाई देता हूं कि एक बड़े पद पर एक बड़ी पार्टी ने आपको मौका दिया है। मुझे उम्मीद है उस कुर्सी पर बैठ करके जिस भावना से भारतीय जनता पार्टी ने आपको बैठाया है, कम से कम पीडीए का आप ख्याल रखेंगे, क्योंकि सबसे ज्यादा पीडीए अगर कहीं है आबादी में, पिछड़ा, दलित और आदिवासी सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में है। 70% से ज्यादा लोगों की, और मैं समझता हूं 80% भी हो सकती है, और अगर सही आंकड़े निकालें तो 90% भी वो लोग हो सकते हैं आबादी के। तो मुझे उम्मीद है कि उस कुर्सी पर बैठ करके उन सब लोगों का सम्मान रखेंगे। और जहां मध्य प्रदेश की आपने बात कही, मुझे उम्मीद है कि पहले ही कैबिनेट का फैसला पिछड़ों को 27% आरक्षण का होगा। 6 दिसंबर वाली बैठक रद्द हो गई क्योंकि ममता जी ने कहा मैं कहीं पर व्यस्त हूं, जो विपक्षी गठबंधन की थी। आपका क्या उस दिन था? आपको पहले से बताया गया था उस बैठक के बारे में, या क्या बात थी? इंडिया गठबंधन बनेगा और सीट शेयरिंग होगी? सीट शेयरिंग भी होगी इन परिणामों के बाद। हर सीट पर या 450 सीट पर? कैसे, मतलब मैं केवल strategy उत्तर क्या प्रदेश है? के बारे में जानता हूं। देश में कैसे गठबंधन बनेगा, कैसे सीटें डिस्ट्रीब्यूट होंगी, उसके लिए मैं नहीं जानता हूं। लेकिन उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी कैसे साथ आएगी और कैसे 7 दलों को लेगी, उस पर हम विचार कर सकते हैं। उस पर आप विचार कर सकते हैं, लेकिन बताएंगे नहीं सीट के बारे में कुछ? अभी कैसे बता दूंगा? अगर मैं यहाँ बता दूंगा बीजेपी रणनीति बना लेगी। प्रधानमंत्री कम से नरेंद्र, कम आपको तो हमारा साथ देना चाहिए, और सब यही मीडिया कह को रहा है। हमेशा अपोजिशन का साथ देना चाहिए। मीडिया ही सरकार की अपोजिशन में रहती है, और और ऐसा- अगर आप साथ दे दें तो आप परिवर्तन देखोगे देश के अंदर। आज बड़ा अच्छा लग रहा है, जितने विपक्ष के नेता आ रहे हैं वो मीडिया का साथ मांग रहे हैं, लेकिन मीडिया आपको चुनाव नहीं मीडिया जिता का साथ सकता है। एक बार हो, लेकिन आपको भी चिंता होनी चाहिए, क्योंकि यूट्यूबर्स वो आपसे आगे भाग रहे हैं, गजब बेइज्जती है। लेकिन आपको देखिए ना पीछे छोड़ रहे हैं। लेकिन देखिए ना कि अखिलेश जी को आज तक के ही मंच पर आना पड़ता है, तो कुछ तो बात होगी, कुछ तो हस्ती में है हमारे कि आपको यहाँ पर आना पड़ता ये है। बात नहीं कहनी चाहिए आपको। नहीं सर, मेरा सिर्फ ये कहना ये है। बात नहीं कहनी चाहिए, क्योंकि अगर मैं YouTube जवाब पे दे आके दूंगा तो वो खराब लगेगा। हाँ, वो दोनों को ही खराब लगा सर। यूट्यूब पर लोग तरह तरह की बातें करते हैं, लेकिन क्रेडिबिलिटी के मामले में मेरा मतलब था कि क्रेडिबिलिटी की जब बात आती है तो आपको भी लगता है कि आज तक के मंच से मैं बोलूंगा तो ज्यादा लोगों तक। हाँ बेटा, लगता है तुम गू खा के ही मानोगे। हो सकता है मेरे से सहमत ना हो लोग, लेकिन यूट्यूबर्स और यूट्यूब चैनल्स पे लोग ज़्यादा भरोसा कर रहे हैं। वो सोचते हैं ज़्यादा सच्ची और
ईमानदारी के साथ खबरें हैं, क्योंकि वो सब्सक्रिप्शन पे चलता है। लेकिन यहां पर तो पॉलिटिकल पार्टी या सरकार के डोनेशन पे भी चलते हैं चैनल्स। हाँ आँख बंद नाक बंद खोटा खोटा बात बंद बनना है तो बाप बन छोटे थोड़ा शाप बन। हाँ भाई कैसी लगी आगे स्वाद। तमाम पार्टियां फिर उस तरह की बात करती हैं और डोनेशन देती हैं। वापस आते हैं सर मेन इशू पे जिस पर हम लोग चर्चा कर रहे थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर हम ये चुनाव लड़े, ये बीजेपी ने कहा कि हम इन 3 चेहरों पर, उसी आधार पर उन्होंने सीएम चुने। अब मेरा अगला प्रश्न आपसे यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता को अगर लड़ना है उससे, 2024 अब कुछ महीने बचे हैं, तो उसके लिए क्या स्ट्रैटेजी आप लोगों की होगी? ये स्ट्रैटेजी नहीं बताई जाएगी, ये स्ट्रैटेजी नहीं बताई जाएगी, और इसलिए नहीं बताई जाएगी क्योंकि बीजेपी समझ लेगी। और जहाँ तक सवाल बीजेपी की है, मुझे याद आ रहा है कि इसी जगह पर एक बहुत ही प्रतिष्ठित अखबार के कार्यक्रम में देश के प्रधानमंत्री जी ने कहा कि उनकी योजनाओं से 13 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर आ गए। और अगले दिन ही मैंने खबर पढ़ी कि राशन का इंतजाम 80 करोड़ लोगों का फिर हो गया। और जो आंकड़े देश के बताते हैं, न्यूट्रिशन जो मिलना चाहिए, मैं समझता हूं देश के 80% लोग स्वस्थ खाना नहीं खा पा रहे हैं। तो एक तरफ तो आप गरीबी हटाने की बात कर रहे हैं और वहीं दूसरी तरफ आपको राशन देना पड़ रहा है। और हम तो यूपी के बारे में जानते हैं, यूपी का चुनाव था तो राशन में रिफाइंड तेल मिल रहा था, चना आ रहा था, नमक आ रहा था। बीजेपी को वोट मिल गया, चना आउट हो गया। बीजेपी ने सरकार बना ली, रिफाइंड तेल बाहर हो गया। तो ये तो सब चुनाव के लिए हो रहा है। अखिलेश जी वो कह रहे हैं मुफ्त राशन वाली योजना अभी अगले 5 साल के लिए भी सरकार ने एक्सटेंड कर दिया है, क्या ये भी एक गेम चेंजर मानते हैं आप? अच्छी बात है कि राशन की योजना चले, लेकिन क्या उस राशन से उनको बेहतर हेल्थ के लिए खाना मिल रहा है? क्या दे रहे हैं आप उसमें? और उससे भी महत्वपूर्ण ये बात है कि क्या आप नौकरी रोजगार देंगे लोगों को? यूपी का आंकड़ा जो कहता है कि लगभग 10,000 प्राइमरी स्कूल ऐसे हैं जिसमें बच्चों के एडमिशन होना कम हो गए हैं। 10,000 प्राइमरी स्कूल जहां पर बच्चे एडमिशन के लिए नहीं जा रहे हैं। आपके इंटर कॉलेजेस में एडमिशन नहीं हो रहे हैं। पॉलिटेक्निक आईटीआई में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कम जा रहे हैं। और फिर उत्तर प्रदेश में तो सभी लोग, बीजेपी के सभी बड़े नेता और देश के सभी उद्योगपति पहुंचे थे ग्लोबल इन्वेस्टमेंट मीट में। आज बताइए जमीन पर क्या पहुंचा है? और सरकार कम से कम ये बताए जो इन्वेस्टमेंट आया है उससे कितने लोगों को नौकरी, कितने लोगों को रोजगार मिला है। और मुख्यमंत्री जी तो कह रहे थे कि 40 लाख करोड़ रुपए उत्तर प्रदेश में आने वाला है। कल ही मैंने अखबार में पढ़ा कि अभी 75 डिस्ट्रिक्ट में जगह ढूंढी जा रही है। अगर आपने इन्वेस्टमेंट मीट की तब और जगह ढूंढ रहे हैं आज, तो क्या जमीन पर इन्वेस्टमेंट आएगा? अगर दिल्ली ने कहा कि हम $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाएंगे, हमारे मुख्यमंत्री ने भी नकल कर ली, उन्होंने कहा $1 ट्रिलियन इकोनॉमी हम बनाएंगे। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं, यूपी ने सरकारें बनाई हैं दिल्ली की, और यूपी बनाता आया है। आज यूपी को मिल क्या रहा है? देश के प्रधानमंत्री तो मिले। आप बताइए, क्या मां गंगा साफ हो गई? क्या वरुणा साफ हो गई? क्या काली नदी साफ हो गई? क्या यमुना साफ हो गई? और फिर बड़े बड़े एक्सप्रेसवे के आज तो गारंटी के होर्डिंग लगे हैं। इन्हीं होर्डिंग्स में एक जमाने में मैं आता था दिल्ली, कुछ दिन पहले हम लोग दिल्ली आते देखते थे एयरपोर्ट इतने बन गए लखनऊ यूपी में, इतने एक्सप्रेसवे बन गए। दिल्ली की सरकार ने अगर एक भी यूपी को एक्सप्रेसवे दिया हो तो बताइए, आप बताइए, अगर एक एक्सप्रेसवे मिला हो। भैया मुंह निकल जाएगा हमारा ऐसा करेंगे तो। क्यों नहीं मिला यूपी को? बिजली के कारखाने क्यों नहीं लगे उत्तर प्रदेश में? पिछले 10 साल में क्यों नहीं सरकार को दिए गए? क्यों उत्तर प्रदेश की जनता बिजली महंगी खरीद रही है, बिल दे रही है ज्यादा? आपने अस्पताल क्यों नहीं दिया? बीजेपी बताए कि अगर एक भी जिला अस्पताल बनाया हो अभी तक जिसमें गरीब को इलाज हो जाए। मेडिकल कॉलेज इतने बन गए, आप बताइए कौन सा मेडिकल कॉलेज चालू हो गया? जो नॉर्म्स हैं उसके तहत कौन सा मेडिकल कॉलेज चल रहा है, ये हमें बताएं आप। तो सवाल यह है, क्या स्वास्थ्य सेवाएं मिल रही हैं? क्या शिक्षा में कोई लाभ मिला है? कितने आईआईटी मिल गए? जो IIIT चल भी रहा था वो उसका हालत खराब कर दी। हम और आप जानते हैं, दिल्ली के लोग बैठे हैं कि संस्कृति स्कूल कितना प्रेस्टिजियस स्कूल मानते हैं दिल्ली में। मुझे याद है उस समय अधिकारियों से मैंने कहा, और उन्हीं की तरफ से एक प्रस्ताव आया कि संस्कृति स्कूल यूपी में भी बनना चाहिए। समाजवादी सरकार ने संस्कृति स्कूल बनाया।
बन गया, खड़ा है वहां पर। 6 साल हो गए, अभी तक चालू नहीं हुआ। क्या कारण है जो चालू नहीं हुआ? ये मदद क्यों नहीं की दिल्ली ने? उम्मीद है यही मुद्दे आप चुनाव में भी उठाएंगे। अरे 24 के 10 पहले। साल हो गए दिल्ली की सरकार को, हाँ। अब तो उठाएंगे सवाल ये। तो मिला क्या यूपी को? बस हमें यही समझाना है कि आपको मिला क्या। और फिर सबसे बड़ा खतरा तो लोकतंत्र को है। जनता मतदान कर पाएगी कि नहीं कर पाएगी? आने वाले समय में वोट डालेगी कि नहीं डाल पाएगी? बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का जो संविधान है वो बचेगा कि नहीं बचेगा? ये सब सवाल हैं। यहीं से अखिलेश जी अब मुद्दों पे आते हैं, क्योंकि सीट शेयरिंग तो कितनी होगी आप नहीं बताने वाले हैं, मुझे पता है, लेकिन मुद्दों पर आते हैं। आपने बहुत सारे मुद्दे गिनाए जो जनता से जुड़े हुए मुद्दे हैं और जिनका पल्स लोगों के पल्स से जुड़ता हुआ मुद्दा है, लेकिन यहां पर वोट बुलडोजर पर भी मिलता है, क्योंकि उसको लोग कानून व्यवस्था से जोड़ते हैं। मैं ये सवाल इसलिए पूछ रही हूं क्योंकि कमलनाथ धीरेन्द्र शास्त्री के दरबार में जाते हैं, हिंदू राष्ट्र होना चाहिए कहते हैं। रेवंत रेड्डी जो अब सीएम बने हैं तेलंगाना में, वो गौ पूजन करके पोस्टरिंग करते हैं वोटिंग वाले दिन। तो हिंदुत्व तो वैसे ही बीजेपी कहती है कि हिंदुत्व उनका सबसे बड़ा एजेंडा है, और ये तमाम ऐसी पार्टियां थी जो कहती थी कि हमें एक सेक्युलर रास्ते पर देश को ले जाना है, हम धर्म और राजनीति का घालमेल नहीं करेंगे। लेकिन वो पार्टियां भी अब ऐसा लगता है कि राष्ट्रवाद और हिंदुत्व और प्लस लाभार्थी जो बीजेपी देती है, इन दबाव में आते हुए हिंदुत्व को ओपनली इजहार कर रही है पॉलिटिक्स में। इस पर आपकी क्या सोच है? क्योंकि मैंने आपको इस तरह से करते हुए अभी तक नहीं देखा है। मैं आपका धन्यवाद देता हूं कि आपने ये कहा कि भारतीय जनता पार्टी हिंदुत्व पे ही वोट मांगती है। मैं इसके लिए आपको बहुत धन्यवाद देता हूं। बस यही जवाब है आपका। और क्या इंडिया जवाब दूं मैं? गठबंधन की क्या सोच होगी ऐसे इश्यूज पे? इससे ज्यादा और धन्यवाद मैं क्या दे सकता हूं? जब घर घर बेरोजगार बैठा है, आपने इन्वेस्टमेंट मीट बुलाई, इंटरनेशनल लोग, उद्योगपति और सब आए, उन्होंने इतने बड़े बड़े वादे किए, क्या जमीन पे क्यों नहीं उतरा? और जो बात आप बुलडोजर की कह रही हैं, मैं आपको कानपुर की घटना बताता हूं। एक किसान जिसकी जमीन 6 करोड़ में लिखा ली बीजेपी के नेता ने, और उस गरीब को यह नहीं पता था कि चेक सही है कि क्या है। उस बीजेपी के नेता ने उससे चेक मांगा, कहा कि चेक में कुछ कमी रह गई है, चेक मुझे दिखा दो। उस बीजेपी के नेता ने उसका चेक फाड़ दिया। वो गरीब न जाने कितनी बार गया बीजेपी के नेता के पास, अंततः उसको आत्महत्या करनी पड़ी। मैं ये जानना चाहता हूं, और उत्तर प्रदेश की जनता जानना चाहती है कि उन बीजेपी के लोगों पर बुलडोजर क्यों नहीं चला। उसी जिले में एक मां बेटी जिंदा जला दी गई, बुलडोजर चला दिया अधिकारियों ने। डिप्टी सीएम ने कहा कि आप मेरे परिवार के हैं, मैं आप जैसा हूं, मैं आपको न्याय दिलाऊंगा, 302 में जेल भेजूंगा। क्या उसके पिता, उसके बेटे को न्याय मिल गया क्या? ये तो 2 ही उदाहरण है। ये हो सकता है कुछ समय के लिए बुलडोजर से वोट मिल जाए, लेकिन बुलडोजर हमारी संस्कृति नहीं हो सकती, बुलडोजर हमारा संविधान नहीं हो सकता। इसीलिए मैं कह रहा हूं, देश की जनता समझ ले, ये बुलडोजर से न्याय देंगे। अगर बुलडोजर से न्याय देना तो बीजेपी को वोट दे दो। आपको बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के संविधान से न्याय चाहिए तो आप इनको हरा दीजिए। मैं उस सवाल को दोबारा रिफ्रेम करके कोशिश करती हूँ आपसे जवाब लेने का। बुलडोजर पे आपने अपनी बात कही, वो अच्छी बात है, लेकिन बीजेपी जिस तरह से पॉलिटिकल पोस्टरिंग करे, क्योंकि सर आप भी 2024 में अगर इंडिया गठबंधन बना रहे हैं और इतनी कोशिश कर रहे हैं कि सब अपने अपने ईगो को अलग रख के हम चुनाव लड़ें, बीजेपी को हराएं, तो एक रणनीति के साथ बढ़ेंगे। वो कॉमन ग्राउंड क्या है इंडिया गठबंधन का? वो स्ट्रैटेजी क्या है? क्योंकि महंगाई, बेरोजगारी पर एमपी और राजस्थान का चुनाव कांग्रेस पार्टी ने उठाया, ऐसा दिखा नहीं। मुझे नहीं पता दूसरे प्रदेश के लोग क्या सोचते हैं। समाजवादियों की सरकार बन गई थी, बस छीन ली बीजेपी ने। क्या 30 वोट, 100 वोट, 500 वोट, 600 वोट, 700 वोट, 1200 वोट, पूरी उत्तर प्रदेश की जनता जानती है समाजवादियों की सरकार बन गई थी, लेकिन छीन ली। हम लोग हार करके सबक सीखे हैं, अगली बार मुकाबला बीजेपी का किया जाए। तो इस नियम से क्या तेलंगाना और हिमाचल में बीजेपी ने कांग्रेस को जिता दिया? मुझे नहीं पता दूसरे प्रदेश में क्या हुआ, लेकिन मैंने आंखों से उत्तर प्रदेश में देखा है परिणाम। आम वोटर बोलेगा कि अब तो खींच में आके अखिलेश जी ऐसा बोल रहे हैं क्या? इतने दिनों बाद खींच किस बात की? और क्या कोई चुनाव आने वाला जिससे मैं दोबारा मुख्यमंत्री बन जाऊंगा? अब तो केवल एक ही नारा है, पीडीए एनडीए को हराएगा और 80 हराओ, बीजेपी हटाओ। 2024 में इंडिया गठबंधन में अगर मान लीजिए सबसे ज्यादा सीटें, चूंकि यूपी से आप हैं, तो आप अपने आप को एक प्रबल दावेदार मानते हैं उस कुर्सी के लिए जिस पर आप अभी सबसे बड़े हमलावर हैं? ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स से बचे हुए हैं, मत भेजिए आप।
लेकिन क्या इन 3 राज्यों में जब वोटिंग था उस समय महादेव ऐप पर बघेल साहब के घर पर वहां पर जांच हो रही थी, यहाँ पर वैभव गहलोत जो कि अशोक गहलोत के बेटे हैं, वो कहते हैं कि जनता हमारे साथ है। वो कहते हैं कि देखिए सांसद है कांग्रेस पार्टी के साहू साहब, 353 करोड़ 3 किलो सोना उनके घर से बरामद हुआ है। तो भ्रष्टाचार वाला जो है, क्योंकि आप कांग्रेस के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ेंगे अगर 24 में, तो फिर आपके लिए भी एक कैरी ओवर होगा। मुझे याद है इत्र व्यापारी पर लगभग इतने ही पैसे निकले। उस समय देश का सभी मीडिया परिवार ये कह रहा था कि इत्र व्यापारी पर जो पैसा निकला है वो समाजवादियों का है। आज तो सच्चाई पता होगी किसका पैसा था। कहीं ऐसा तो नहीं इत्र वाले का पैसा वापस हो गया हो वो। और आज तो बताना चाहिए वो पैसा किसका था। उससे जुड़े हुए लोग किस पार्टी के हैं? क्या उससे जुड़े हुए लोग बीजेपी के नहीं थे? तो ये जो पैसा निकला है, सवाल बीजेपी से होना चाहिए कि आपकी पॉलिसी क्यों गलत है। आपने तो नोटबंदी से कहा था कि कभी काला धन इकट्ठा नहीं होगा, पूरी देश को भरोसा दिलाया था आपने। तो ये नाकामी किसकी है? ये नाकामी बीजेपी की है कि किस कारण लोग काला धन इकट्ठा कर रहे हैं। किसी पॉलिसी के तहत तो हो रहा होगा, ये किसी पॉलिसी का ही तो उल्लंघन हो रहा होगा। पीएम लेकिन इसको मनी हाइस्ट कह रहे हैं। मेरा प्रश्न कुछ और था सर आपसे। मैं ये कह रही थी कि ये छवि जो है, सवाल छवि का नहीं है, सवाल सच्चाई का है। सवाल सच्चाई का है। बीजेपी ने देश को यह बताया कि नोटबंदी के बाद कोई काला धन इकट्ठा नहीं कर पाएगा। आखिरकार ये नाकामी बीजेपी की नहीं है कि वो इत्र व्यापारी ने 200 करोड़ से ज्यादा पैसा इकट्ठा कर लिया और यहां पर जो छापा पड़ा है, ये नाकामी बीजेपी की नहीं है क्या? अपनी नाकामी दूसरों पे थोप रहे हैं क्या? जब इत्र व्यापारी का उनकी जानकारी हो गई कि इत्र व्यापारी उन्हीं का आदमी है, तो अपनी खीस मिटाने के लिए समाजवादियों के घर पे छापा मारा था कि नहीं मारा था? क्या मिला? आप बताइए ना, क्या मिला? आपने भी तो चलाया था कि इत्र व्यापारी समाजवादियों का है। आपने भी तो चलाया था। उसके बाद तो एक चुनाव भी हो गया, नतीजे भी आ गए। अरे आपने चलाया था कि नहीं चलाया था? दोबारा मंच पर यहाँ बैठे हुए हैं। अरे मैं यूपी के चुनाव में अब मैं ये मायावती पूछ जी रहा पर हूं आते हैं। कि इत्र व्यापारी क्या आपने समाजवादियों से जोड़ा था कि नहीं जोड़ा था? जो खबर उस वक्त जैसे आ रही थी वैसी चलाई जाए। तो समझ रहे हो? तो सच्ची खबर नहीं आ रही थी। उत्तर प्रदेश पर पहुंचते हैं और वापस आते हैं मायावती जी। मायावती जी अपने आप को इंडिया गठबंधन से दूर रख रही हैं। इसकी वजह आपको क्या लगती है? क्योंकि अगर हम देखें तो वो भी अपना एक वोट परसेंटेज उनका कई जगहों पर बरकरार है, वो एक नेत्री हैं, लेकिन उनकी राजनीतिक सक्रियता बहुत कम हो गई है। एक वक्त पर आपने उनके साथ गठबंधन भी किया था बीजेपी को रोकने के लिए। इसकी वजह आपको क्या समझ में आती है? मैं इस बारे में कुछ नहीं कह सकता। कोई टिप्पणी नहीं। मैं क्या कहूंगा किसी दल के बारे में? मैं किसी दल के बारे में क्या कह सकता हूं? कई बार तो ऐसा लगता है सर, आपने जो थोड़ी देर पहले कहा कि ये एजेंसियों को दूर रखो मुझसे, ऐसा वाला मामला तो नहीं है कुछ? नहीं, मैं तो, आपने तो बड़े पद की बात कर दी। मैं उतना बड़ा सपना नहीं देखता हूं। मैं उतना बड़ा सपना नहीं देखता। तो आपकी नजर में कौन, आपको लगता है कि नीतीश कुमार जिन्होंने सबसे पहले इंडिया गठबंधन को एकजुट करने की कोशिश की थी, उनमें एक क्षमता है? या फिर ममता बनर्जी, ओनली वुमन चीफ मिनिस्टर इन द कंट्री नाउ? इस देश में बहुत सारे लोग हैं और जब चुनाव होगा, परिणाम आएगा, देश के प्रधानमंत्री का नाम भी आ जाएगा। और इतिहास गवाह है कि कई बार बिना प्रधानमंत्री के भी दल बने हैं और उन्हीं में से कोई ना कोई प्रधानमंत्री। तो ये सवाल प्रधानमंत्री का नहीं है। सवाल ये है कि संविधान बचेगा कि नहीं बचेगा। जो सपना आप दिखा रहे हैं, किसान की आय दोगुनी, क्या किसान की आय दोगुनी हो गई? क्या आपने कहा महंगाई कम हो जाएगी? क्या महंगाई कम हो गई? आपने यूपी के लोगों को कहा कि बिजली सस्ती मिलेगी, क्या बिजली सस्ती मिल गई? आपने कहा फ्री बिजली मिलेगी। 2022 के चुनाव में बीजेपी के बड़े नेता ने यह कहा मंच से कि हम बिजली फ्री देंगे किसानों को। क्या आज किसानों को बिजली फ्री मिल रही है? और आपने कहा कि हम स्मार्ट सिटी बनाएंगे। बताइए कहां स्मार्ट सिटी बनाए? लोग 1-1 घंटा, 2-2 घंटे, 7-7 घंटे जाम में फंसे हुए हैं। कौन सा स्मार्ट सिटी बनाया आपने? आपने नोएडा स्मार्ट सिटी बना दिया क्या? क्या लखनऊ स्मार्ट सिटी बन गया? क्या कानपुर स्मार्ट सिटी बन गया? केवल एक ही चीज हमें यूपी में दिखाई दे रही है कि साड़ बिना लिफ्ट के छत पे चढ़ जा रहा है। कभी सेकंड फ्लोर पे, कभी फर्स्ट फ्लोर पर, और हर दिन एक किसी की जान जा रही है। यूपी में आपका तो बड़ा चैनल है, हर जगह आपके लोग हैं। आप जिले से रिपोर्ट मंगवाइए
कि जब से बीजेपी की सरकार आई है, जानवर की वजह से, टकराने से गाड़ी के और जानवर के सींग से कितने लोगों की जान गई है। तो ये क्या स्मार्ट सिटी का पार्ट है सांड का आना? इन तमाम मुद्दों के होते हुए मैं खास तौर पर एमपी कोट कर रही हूं, जहां पर 12 मंत्री हारे हैं। 12 मंत्री, 163 सीटें 230 में से बीजेपी ने जीती, लेकिन 12 मंत्री हारे, जिसमें से नरोत्तम मिश्रा गृह मंत्री भी है, जिनको कई लोग आहत मंत्री कहते थे, क्योंकि कुछ भी बॉलीवुड में होता था या फिल्म इंडस्ट्री में तो वो तुरंत उससे आहत होते थे। क्या ऐसे मौके को भी विपक्ष भुना नहीं पा रहा है? क्योंकि एक क्रेडिबल लीडर की कमी है मोदी के सामने। ये तो बीजेपी के लिए और चिंता का सवाल है कि मंत्री हार रहे हैं मध्य प्रदेश में, तो सोचिए दिल्ली वाले मंत्री कितने हारेंगे। और जहां तक क्रेडिबिलिटी की बात है, क्रेडिबल नेता की बात है, अपने आप आ जाएंगे। आप देखिएगा, समय और जनता अपने आप ढूंढ करके नेता को सामने खड़ा कर देगी। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। अब बताइए मैं क्या करूंगा? एक बहुत सिंपल सी टिप आपके साथ शेयर करती हूँ। अपने हाथ को इस तरीके से रखिए। इफ यू लुक एट दिस फ्रॉम योर साइड, आपका लेफ्ट हैंड आपको बी के जैसे दिखेगा और राइट हैंड आपको डी के जैसे दिखेगा। बी एंड डी। बी फॉर थोड़ी मदद रखिए। वे मैं तो तेरा मन पर